हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय, डीएनए और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक हमको पता चल ही गया है कि कारक या जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं और इसका पता मेंडल ने लगाया था और इसका विश्लेषण भी उन्होंने किया था। इसके बारे में हम इससे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन ना तो हमें जीन की संरचना के बारे में पता चला और ना ही हमें पता चला है कि ये किस चीज से बने हैं। तो इस अध्याय में हम न्यूक्लिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि ये सारे जीन्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अम्ल है उसे हम कहते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इन दोनों के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए डीएनए से शुरू करते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए एक अणु है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देशों को ले जाने के लिए जिम्मेदार है, जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डीएनए की खोज कैसे हुई। फ्रेडरिच मेस्टर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी, और फ्रेडरिच मेस्टर की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन दिया। और डीएनए की प्रसिद्ध द्विकुंडलीय संरचना को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, अब डीएनए की कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये डीएनए का एक भाग है और यहाँ पर क्षार यानी कि बेस होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो डीएनए की लंबाई को इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर से हम उनको पता कर सकते हैं और निर्भर होती है उन पर ये। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और क्षार युग्मों से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि एक क्षार के साथ जो दूसरा क्षार जुड़ा होता है उसे हम क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर्स कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम कुछ जीवों को देखेंगे और उनके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं 5X174 जीवाणु भोजी, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, इसमें 4.6 गुणा 10 की पावर 6 बेस पेयर्स यानी कि क्षार युग्म इतने होते हैं इसमें। और मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 गुणा 10 की पावर 9 बीपी यानी कि बेस पेयर्स यानी कि क्षार युग्म होते हैं। तो इतने मनुष्य के डीएनए में होते हैं और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और डीएनए की संरचना को समझते हैं। तो इतना तो हम जान ही चुके हैं कि डीएनए कोशिका के अंदर होता है। विशेष रूप में अगर मैं बोलूं तो ये केंद्रक में होता है, जहां पर 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के। हर एक गुणसूत्र में डीएनए होता है जो कि टाइटली पैकेज होता है हिस्टोन प्रोटीन के आसपास। और यहाँ पर दोस्तों इनके जीन्स होते हैं जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए सारे निर्देश होते हैं। चलिए अब डीएनए की संरचना को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें पेंटोज शर्करा होती है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और नाइट्रोजनी क्षार होता है यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस।
और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना को बनाते हैं, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार होता है। आइए दोस्तों, नाइट्रोजनी क्षार को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं गुआनिन, इसको हम जी से दिखाते हैं। एडेनिन, इसको हम ए से दिखाते हैं। साइटोसिन, इसको हम सी से दिखाते हैं। थायमिन, इसको हम टी से दिखाते हैं। और पांचवा होता है यूरासिल, जिसको हम यू से दिखाते हैं। गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन्स होते हैं, जो कि डबल रिंग संरचनाएं होती है, यानी कि इनमें 2 रिंग होती है, और जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। और दूसरी ओर साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल पैरामिडिन्स होते हैं, और ये सिंगल रिंग संरचनाएं होती हैं, जिसमें कि एक रिंग आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि यूरासिल ये आरएनए के अंदर होता है थायमिन की जगह पर। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, और यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। अब ये दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको ध्यान से ये चीज सुननी है। इसमें हम सबसे पहले एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को या इस संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजनी क्षार होता है और पेंटोज शर्करा होती है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और फॉस्फोएस्टर लिंकेज को समझेंगे। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। जैसे कि डीएनए के केस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये सारी चीजें उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर रहती है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इस संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को समझते हैं। तो ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक भाग है। यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, जो कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से बनता है, और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, जो कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से बनता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ रहे हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। और यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़ रहे हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। और दोस्तों, यहाँ पर 5 प्राइम किनारा होता है और यहाँ पर 3 प्राइम किनारा होता है। 5 प्राइम किनारे पर एक स्वतंत्र फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम किनारे पर OH ग्रुप होता है। तो ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। आइए अब डीएनए अनुक्रम को समझते हैं। डीएनए अनुक्रम का मतलब है कि किस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार डीएनए में लगे हुए हैं, डीएनए रज्जुक में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी, क्षार युग्मन यानी कि बेस पेयरिंग एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस बात से हमें क्या पता चल रहा है? चलिए हम इसको एक उदाहरण से लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डीएनए रज्जुक का अनुक्रम लिख दिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़े, क्षार युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बात से हम इसके दूसरे रज्जुक का अनुक्रम का हम पता लगा सकते हैं, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका सीक्वेंस या अनुक्रम क्या होगा। तो आप
इसकी कल्पना कीजिए और इसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो इसके जो दूसरे रज्जुक का जो अनुक्रम होगा वो होगा ये, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 4 युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं और हमको पता है कि एडेनिन थायमिन से हमेशा जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। तो ऐसे करके हमने दूसरे डीएनए रज्जुक का अनुक्रम पता कर लिया है। और आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि दोनों श्रृंखला प्रति समानांतर ध्रुवणता वाली हैं। इसका मतलब है कि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगी तो दूसरी की ध्रुवणता होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल डोग्मा को समझते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो डीएनए होता है वो अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से एमआरएनए में बदलता है और एमआरएनए रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, जिसमें कि जो आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की वजह से डीएनए में वापस बदलता है। इस वीडियो में हमने डीएनए के बारे में बात करी, जिसमें कि हमने डीएनए की संरचना और इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।